मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने बेटे हम इस समय कर रहे हैं द सोर्सेज ऑफ डाटा, द चैप्टर विच इज रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन डाटा। एंड इन द लास्ट लेक्चर, लास्ट 2 लेक्चर्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3। बेटे ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे से हैं। ऑल थियोरीज देयर। चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3 में आज आपके सामने कर रहा हूं। एंड चैप्टर नंबर 13 एज पर भूपेश आनंद, दैट इज सोर्सेज ऑफ डाटा। तो ऊपर लिखेंगे जी ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 3 ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग MA चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ डाटा। ये सारी बातों के साथ हम आगे चलेंगे। बेटे इन द लास्ट 2 लेक्चर, स्पेसिफिकली इन द लास्ट लेक्चर, मैंने शायद थोड़ी सी बात बतानी भी भूल गया या नहीं बताई कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज। इंटरनेट इज अ सोर्स, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स। इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मुझे लगा चलो मैंने छोड़ दिया। एक फोन भी आ गया था, है ना, मैंने सॉरी भी बोला था उसके लिए। लेकिन बड़ा इजी है यार, ये पूरा चैप्टर भी नहीं कराता तो आप इजीली कर सकते थे, बट मेरी ये प्यार है कि आई वांट टू डू कि भाई सारे चैप्टर्स आपको मैं बताऊं। आइए जी, आज के इस लेक्चर नंबर 3 लास्ट लेक्चर में, चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ डाटा के लास्ट लेक्चर में, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपको कहना चाहता हूं कि बेटे इस समय हम वो चैप्टर्स कर रहे हैं विच आर रिलेटेड विद डाटा। मैंने इसे डाटा और एनालिटिक्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और forecasting of that information और आई विल से प्रेजेंटेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो आजकल हम ये आने वाले 3-4 चैप्टर्स में इन्हीं की बातें डिस्कस करेंगे। एज अ ACCA, ये देखिए जी, आप ACCA एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, यू आर ACCA एंड यू आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ नेस्ले इंडिया। एंड for that you should be aware of these 5 chapters. First is sources of data, ये आज हम लेक्चर नंबर 3 करके इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट से हम एनालिसिस ऑफ डाटा करेंगे, then I will be doing forecasting techniques and then presenting information, and the last will be spreadsheets। तो बेटे ये 5 चैप्टर्स हैं, बड़े इजी हैं, कंप्लीट हो गए तो हम समझ लीजिए हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट है। ये चार्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखाया था, दैट व्हाट आई मीन बाय डाटा। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मीनिंग ऑफ डाटा इन लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर नंबर 1 में किया, ये भी लेक्चर नंबर 1 में किया, ये भी लेक्चर नंबर 1 में किया, ये लेक्चर नंबर 2 में किया। अब मैं ये सैम्पलिंग टेक्निक्स आज और ये बिग डाटा, ये 2 बातें आज आई विल बी डिस्कसिंग टुडे इन लेक्चर नंबर 3, दैट व्हाट आई मीन बाय सैम्पलिंग टेक्निक्स। एंड when I say big data, तो 2 बातों को सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन किट देखें, मॉक टेस्ट देखें, है ना बेटे, BBB देखें, कैप्लन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और बड़े इजी कंसेप्ट्स हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ वेजिटेबल मार्केट या फ्रूट मार्केट गए हैं, या आप अकेले गए हैं कभी सेब खरीदने, ऑरेंजेस खरीदने, मैंगोज को परचेज करने? तो मैंगोज बहुत सारे होते हैं उस फ्रूट वेंडर के पास, तो क्या आप सारे मैंगोज को चेक करते हैं ये ठीक है खराब है, या कुछ मैंगोज को देखते हैं फिर आप अज्यूम करते हैं कि जब ये 3-4 मैंगोज आपने देख लिए, या ऑरेंजेस देख लिए, या एप्पल्स देख लिए, तो आप ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पूरे मैंगोज हैं पूरी रेडी में जो लगे हुए हैं, दे मस्ट बी ऑल्सो ऑफ द ग्रेट क्वालिटी। ऐसा मानते हैं, अज्यूम करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं। आप ये बताइए, अभी 5 साल हो गए कोविड सिनेरियो को गए हुए, कोविड एक रामलाल को हुआ या नहीं, उसके लिए हम एक ब्लड का सैंपल लेते हैं, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेते हैं, या विद द हेल्प ऑफ दैट 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड वी कैन से कि पूरी बॉडी में ब्लड इसी तरह का होगा। इट मीन्स जो पूरी बॉडी में ब्लड है वो पॉपुलेशन है, और जो आपने एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया दैट इज सैंपल। आपने 2-3 मैंगोज की क्वालिटी को देखा, दैट इज सैंपल, बिकॉज सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। आपके कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम देख लेंगे, F1 में कितने आए, F3 में कितने आए, तो एक आइडिया लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है। ये आपसे बात करके हमें समझ आ जाएगा। बेटे एक लड़के की और एक लड़की की मैरिज होने से पहले वो बीच बातें करते हैं, मिलते हैं मैरिज से पहले, with their dialogues they can understand कि सामने वाले के थॉट्स क्या हैं, बातें क्या हैं, उसके एक्शंस क्या हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं। ऐसा नहीं है कि उसके साथ रहना पड़ता है, एक आप आइडिया लगा लेते हो पहले से ही कि भाई ये इसका एक फीचर है। इट मीन्स फॉर
फाइंडिंग आउट द फीचर्स, यू जनरली कैलकुलेट सैंपल्स। तो मैं आज के इस चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर नंबर 3 में आपको ये बताने वाला हूँ कि ठीक है, हमने समझ लिया डाटा ये है, हमने समझ लिया इन्फॉर्मेशन ये है, हमने समझ लिया इन्फॉर्मेशन इज बेटर देन दैट, हमने समझ लिया इन्फॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड, इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, इन्फॉर्मेशन इज डिसीजन मेकिंग, इट इज ओके। And in the last lecture we have seen that there are different sources of data, internal sources हैं, external sources हैं, accounting system है, mechanical है, artificial intelligence है, robots हैं, internet है, YouTube है, Facebook है, Instagram है, Twitter है, इतनी सारी बातें हमारे सामने हैं। तो क्या लगता है एज अ डिसीजन मेकर आप इस सारे डाटा को देखोगे? बिकॉज यू हैव टू टेक अ डिसीजन, आपको डिसीजन लेना है वेदर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर ए, बी और सी और डी, विच इज बेटर, मेक और बाय। तो आपको रियल लाइफ में डिसीजंस लेनी है एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब मैं आपसे कहता हूं जब आपको डिसीजंस लेनी है तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इंफॉर्मेशन डाटा से बनेगी, डाटा तो बहुत बड़ा है, तो क्या पूरे डाटा को चेक करें? नहीं, आज मैं ये बात बताने वाला हूं कि आई विल नॉट बी चेकिंग होल डाटा, दैट इज पॉपुलेशन। बेटा उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब आप ये बताइए रामलाल को कोविड हुआ या नहीं, उसकी पूरी बॉडी का ब्लड थोड़ी चूज करेंगे हम, सिलेक्ट कर लेंगे, शक करेंगे और भी चेक करेंगे। तो आज आपको ये बताने वाला हूं कि दैट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू विल बी ओनली टेकिंग सम इंफॉर्मेशन, सम डाटा, सम सैंपल, सम रैंडमली कुछ आप नंबर्स को देखकर आप उस पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव को देख लेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइए जी, हम इन्हीं बातों को सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। मैंने बस 2 ही बातें बतानी है जो आपके इस चैप्टर में रह चुकी हैं। दैट इज व्हेन आई से सैंपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सैंपल, व्हाट आई मीन बाय सैंपलिंग, what I mean by sampling techniques, what are the different types of sampling techniques, very important for your examination. What is random sampling, what is stratified sampling, what is systematic sampling, what is multi-stage sampling, what is cluster sampling, what is quota sampling। बेटे 5-6 तरह की सैम्पलिंग की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, बार बार आपके एग्जामिनेशन में आ रही है। तो मैं आज एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, now I will not check the whole data, rather I will take some out of that, I will take some numbers, that is named as sample। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू आज आपको मैंने यही कहना है कि अगर आप थोड़ा सा लिख लेंगे, लेक्चर ही छोटा सा है यार, कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अ सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन से आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम जनरली बोलते हैं इट इज सैंपल। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सैंपल इज अ स्मॉल नंबर ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूज पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ब्लड टेस्ट फॉर कोविड सिनेरियो, ब्लड टेस्ट फॉर शुगर लेवल एंड परचेज ऑफ एप्पल्स। बेटे एग्जाम्पल लिखने से आप रिलेशनशिप देख पाएंगे, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि क्या रिलेशनशिप है। तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट पॉइंट आप लिखें सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ आइटम ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन। ब्लड टेस्ट फॉर कोविड-19, ब्लड टेस्ट फॉर शुगर लेवल, परचेज ऑफ एप्पल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और हम रियल लाइफ में सैंपलिंग यूज करते हैं। आप चाय का कप पूरा नहीं पीते टेस्ट के लिए, आप एक सिप लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसका टेस्ट क्या है। जैसे मम्मी घर में खाना बनाती है शाही पनीर, तो पूरा शाही पनीर खाने के बाद नहीं बताती कि इसका टेस्ट कैसा है, वो एक हल्के से स्पून में हल्की सी ग्रेवी से बता देती है टेस्ट करके, टंग में लगाकर कि इसका टेस्ट क्या है, इसमें और क्या डालना चाहिए। इट मीन्स ये दुनिया सैम्पलिंग से चल रही है। तो आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू गो बाय सैम्पलिंग। तो सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द ह्यूज पॉपुलेशन। व्हेन आई से सैम्पलिंग, इट इज अ टेक्निक, सैम्पलिंग का मतलब क्या है? इट इज अ टेक्निक टू टेक दैट सैंपल। बट मतलब आप सैंपल किस तरह से लेंगे? तो लिखेंगे सैम्पलिंग इज टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, बिकॉज सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जब आप टैक्स लॉस करेंगे F7 में, F8 में, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसका एक कर्ता होता है, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारी कंट्री का एक एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर इज इन USA, इंडियन एम्बेसडर इज इन UK, इंडियन एम्बेसडर इज इन नेपाल, इंडियन एम्बेसडर इज इन पाकिस्तान। इट मीन्स जो हमारी कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसी से पता लगा लेंगे। इट मीन्स दैट ड्रॉप, that sample is the representative of that population. Getting my point? तो आप लिखेंगे sampling is to gain information about population.
पॉपुलैरिटी ऑफ नेटफ्लिक्स। आप ये बताइए, अगर मुझे ये चेक करना है कि नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी कितनी है, तो क्या जितने भी नेटफ्लिक्स वाले हैं सबको मैं पूछूंगा, या कुछ पर्टिकुलर नंबर से पूछ के मैं देख लूंगा कि कौन से प्रोग्राम में ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और उसकी पॉपुलैरिटी क्या है? इट मीन्स आई विल बी गोइंग फॉर सैम्पल, बिकॉज अदरवाइज इट विल इन्वॉल्व ह्यूज टाइम एंड कॉस्ट, एंड आई डोंट हैव अ ह्यूज टाइम एंड कॉस्ट. So sampling is something, it is a technique to get that information from the population, because sample is a representative of that population. Population का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा, सारे के सारे मैंगोज जो उसकी रेडी में पड़े हैं वो सारी पॉपुलेशन है, सारा ब्लड उसकी पॉपुलेशन है, सारे नेटफ्लिक्स जो देखते हैं वो पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन मीन्स ऑल द आइटम्स अंडर कंसिडरेशन, जितने भी आइटम्स हैं उसको हम जनरली बोलते हैं बेटे पॉपुलेशन. तो मैं भूपेश आनंद, जैसे आपको कहा जी मैंने कि आई हैव डन अ सेल, फ्रॉम फर्स्ट, हमारा जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमने 1000 इन्वॉइसेस रेज की. तो 1000 इन्वॉइसेस पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ सिलेक्ट करके हमने एनालाइज की ऑडिटर ने, एसीसी ऑडिटर ने, दैट वेदर दे हैव डन करेक्टेड और नॉट, दैट इज अ सैंपल. ACCA, a qualified चार्टर्ड अकाउंटेंट, जनरली दे गो फॉर सैम्पलिंग. बेटे पूरी पॉपुलेशन, पूरे इनवॉइसेस को चेक करना बड़ा मुश्किल काम है. तो जनरली एज अ ACCA, when you work as a ACCA, when you will be practicing as a ACCA, you will be doing auditing. At the time of auditing, you will be not checking all the invoices, rather you will not be checking all purchase bills. आप कुछ सैंपल लेंगे, क्योंकि सैंपल अगर ठीक निकला तो हम ये मान लेंगे कि पॉपुलेशन ठीक होगी. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. So there is a importance of sampling. अभी हम देखेंगे कि भाई सैम्पलिंग की इंपॉर्टेंस है क्या. why sampling is important, because of so many reasons, because of so many reasons sampling plays a very important role. मैं कैप्लॉन में आ रहा हूँ, मैं भूपेश आनंद कैप्लॉन में आ गया. मैंने कहा जी द होल पॉपुलेशन मे नॉट बी नोन. मुझे ये भी नहीं पता कि होल पॉपुलेशन है कितनी. आई एम नॉट अवेयर, मुझे पता ही नहीं है होल पॉपुलेशन कितनी है. तो इन दैट केस आई विल बी गोइंग फॉर सैम्पलिंग. इवन इफ द पॉपुलेशन इज नोन, अगर पता भी है कितनी पॉपुलेशन है, सबको चेक करने में टाइम कॉस्ट लगती है. इंटरेस्टिंग, एवरी आइटम दिस इट विल इन्वॉल्व टाइम एंड मनी. वो बेटे व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू आर. अगर आप कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर रहे, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर रहे. इन द लास्ट चैप्टर फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट वी हैव सीन दैट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल सी दैट वेदर योर एंटिटी इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट. The items being tested may be completely destroyed in the process. ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे आइटम्स आप कभी खरीदने जाएं, कुछ भी तो कहेंगे नहीं कि कुछ देखना देखो, बाकी सारा मत खराब करो, खराब हो जाएगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी जनरली गो फॉर सैम्पलिंग. आई थिंक आपको अभी तक ये बात सबको समझ आ गई है कि व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू सैम्पलिंग. अब सवाल आता है कि जब एक पॉपुलेशन होती है तो मैं सैंपल कैसे इकट्ठे करूँ. तो टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है? What are the ways in which I can collect the sample? There are different ways in which I can collect the sample. तो पहले एक बार छोटा सा उसको लिख लेते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि what are the different ways in which I can collect the samples. बेटे लास्ट पॉइंट है आज इस सैम्पलिंग की टेक्निक का जो सबसे इंपॉर्टेंट है. पेपर में बार बार क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं. मैंने अभी तक जो बताया आप समझ लीजिए खाली बेस बनाया, क्योंकि बेबी को बेस पसंद था कि what I mean by sample, what I mean by sampling, what is the importance of sampling, what I mean by population. But the point is, as a management accountant, it is very important that you should know how to select that sample, because that sample will help, will affect your decision making. अगर सैंपल ही गलत होगा तो डिसीजन मेकिंग भी तो गलत होगी. एक बात तो हमें समझ आ गई कि हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो आपको सैंपल कैसे लेना है उसकी समझदारी के लिए आपको टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग पता होनी चाहिए. तो मैंने कहा ऊपर लिखिए 5th पॉइंट, मेथड्स/टेक्निक्स of objectives for obtaining a sample. आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं बेटे. मैंने कहा जी these are the methods और these are the techniques for obtaining a sample. एक सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए ये तरीके हैं. जैसे पहला तरीका है, अभी पहले लिखेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. रैंडम सैम्पलिंग. अभी हम देखेंगे रैंडम का मतलब है कुछ भी, कैसे भी, कहीं से भी कुछ भी ले लिया रैंडमली, मतलब बिना किसी प्लानिंग के, बिना कोई स्ट्रक्चर के, बिना किसी थॉट के आप बस गए, आपने उठाया कभी, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग. उसको डिस्कस करेंगे. सेकंड इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. आपने रैंडमली नहीं किया, सिस्टमैटिक कुछ सिस्टम बनाया, उसके बाद रैंडम कर लिया. मतलब
रैंडम में कोई सिस्टम ही नहीं बनाया, सिस्टमैटिक में सिस्टम बना के रैंडम किया। इसका मतलब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग रैंडम की थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, अभी हम देखेंगे। थर्ड इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, और ज्यादा बेटर। फोर्थ इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फिफ्थ इज क्लस्टर सैम्पलिंग। सिक्स्थ इज कोटा सैम्पलिंग। एक बच्चा लिख ही नहीं रहा होगा तो सब कुछ है कैप्लॉन बीबी में। बेटा मुझे पता है, आप जब लिखते हैं ना तो आपकी जान पहचान हो जाती है। मैं फिर रिपीट करूंगा दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपको फिर कहना चाहता हूं, आई वांट टू रिपीट इट, दैट प्लीज राइट डाउन दीज आर द टेक्निक्स आई कैन से और द मेथड्स आई कैन से on the basis of which I will select the sample. The first is random sampling, the second is systematic sampling, the third is stratified sampling, the fourth is multi-stage sampling, cluster sampling, quota sampling. अब मल्टी स्टेज और क्लस्टर एक दूसरे से जान पहचान वाली अभी हम देखेंगे, रैंडम और सिस्टमैटिक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं अभी हम देखेंगे। तो आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा जब आप साथ साथ करेंगे बेटे, बिकॉज ये देखो नीचे टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सभी के सभी आपके टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग से आए हुए हैं। बेटे आराम से आप हेडिंग लिखिए, मेथड्स / टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल। रैंडम सैम्पलिंग, systematic sampling, stratified sampling, multi-stage sampling, cluster sampling, quota sampling, and we will be now understanding what is the meaning of random sampling. मैं भूपेश आनंद अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि रैंडम होती क्या है। अच्छा, रैंडम का वैसा मतलब क्या, अभी हम कैप्लॉन से भी देखेंगे। पहले आप मेरी बात को सुनिए, मेरी कहानी सुनिए, मेरी चर्चा सुनिए। रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम वॉक, मतलब बिना किसी के, बिना कोई प्लानिंग के हम चलते जा रहे हैं, रैंडम वॉक। दैट रैंडम इज विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी प्लानिंग, आपने कुछ सैंपल्स को लेना स्टार्ट कर दिया, इसको हम जनरली कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। तो आप लिखेंगे एवरी मेंबर है इन द पॉपुलेशन हैज अ फुल चांस, इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। मान लेते हैं एक पॉपुलेशन है, उसमें 200 नंबर्स हैं, 200 आइटम्स हैं, 200 पॉपुलेशन है, 200 नंबर्स की पॉपुलेशन है, तो इसमें एक एक आइटम का चांस है सिलेक्ट होने का। मतलब हम कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं बेटे रैंडम सैम्पलिंग। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अच्छा, जब आप रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि टाइम कम लगे और फटाफट आपने ले लिया, बट द पॉइंट इज समटाइम्स यू सिलेक्ट दो सैंपल्स, बार बार वही आ रहे हैं, तो एक्चुअली में दैट सैंपल मे बी और मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन। मतलब जो सैंपल आप रैंडम से सिलेक्ट कर रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के, वो रिप्रेजेंट कर भी सकता है पॉपुलेशन को, रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकता, चांसेस है कि ना करे, क्योंकि कई बार आप रैंडमली एक ही चीज को बार बार ले सकते हो, क्योंकि सभी के नंबर है, सभी का चांस इक्वल है। इट मींस व्हेन ईच नंबर, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, इसको हम जनरली बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। मैंने एक बात लिखी, सेंडिंग सेल्स इनवॉइसेस टू एसीसी टैक्स कंसल्टेंट। मैंने टैक्स कंसल्टेंट को बिना अमाउंट के, बिना रेपुटेशन के, बस ऐसी 10-12 सेल इनवॉइसेस भेज दी कि भाई ऑडिट कर ले। अब बेटे ये ठीक भी हो सकता है, बट 90% केसेस में इट विल बी रॉन्ग। क्या पता आपने वो सेल इनवॉइसेस वही दी विच आर जस्ट फॉर $100। अब $100 की सेल इनवॉइस में अगर कुछ गलती हो भी गई तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया क्या? तो आपको जब इनवॉइसेस देनी चाहिए थी, यू शुड नॉट गो फॉर रैंडम सैम्पलिंग, बिकॉज यू शुड सिलेक्ट कि भाई अगर इससे ज्यादा की सेल इनवॉइस है, देन ओनली आई विल बी सेंडिंग इट टू माय ऑडिटर, एसीसी ऑडिटर, टू हैव अ टू गेट दैट थिंग्स ऑडिटेड। तो रैंडम सैम्पलिंग के कुछ नुकसान है जो मैंने यहाँ पे लिखे, नॉट अ गुड मेथड फॉर सिलेक्टिंग सैंपल्स इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। आप लिखेंगे, आप कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ डाटा। इस समय हम कर रहे हैं सैम्पलिंग में हम कर रहे हैं फर्स्ट टेक्निक रैंडम सैम्पलिंग। मैंने कहा जी रैंडम सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप अपने इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं, अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। अब मैं आ गया जी नेक्स्ट, क्योंकि देयर आर सम नेगेटिव्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, तो मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूं, और वो जो एक स्टेप आगे है उसका नाम है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और मैं ये कह सकता हूं क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग। मतलब है रैंडम जैसा ही, तो इसका नाम पड़ गया क्वाजी रैंडम और सिस्टमैटिक। मैं क्या करूंगा, पहले ग्रुप्स बना दूंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 200 आइटम्स मैंने अभी बताया आपको कि भाई देयर आर 200, जैसे इनवॉइसेस थी तो मैंने उनको ग्रुप्स बना दिए कि जनवरी के मंथ की, फरवरी की ग्रुप,
मार्च का ग्रुप, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, 12 ग्रुप्स बना दिए। अब उन 12 ग्रुप्स में से मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इनवॉइस, 3 इनवॉइस, 3 इनवॉइस, 3 इनवॉइस, 3 इनवॉइस, इसमें 36 इनवॉइसेस मैंने एसीसी ऑडिटर को दी, उसको चेक करने के लिए कहा। है ये भी रैंडम, ये लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने किया। मतलब मैंने पहले ग्रुप्स बनाए, एक 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 एक, एक झुंड बनाया और उस झुंड में से रैंडमली सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो बेटे इसका नाम है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो लिखेंगे अ टेक्निक। अब देखिए नहीं लिखेंगे तो आपकी मर्जी है भाई साहब, मैं तो अगर आपकी जगह होता तो 100% लिखता अ टेक्निक, अ टेक्निक, अ टेक्निक व्हेन ईच पीस ऑफ डाटा इज चोजन एट अ फिक्स्ड इंटरवल। वो कहते हैं जी अगर हर एक पीस ऑफ डाटा, जैसे मैंने कहा 1000 इनवॉइसेस हैं इन 12 मंथ्स, एवरी डाटा when it is divided for inclusion of sample, it means each piece of data is chosen at a fixed interval। जैसे मैंने जनवरी का फिक्स इंटरवल माना, फिर फरवरी का एक इंटरवल माना, मार्च का माना, अप्रैल का माना। इट मीन्स हमने कुछ इंटरवल्स बना दिए और उसमें से रैंडमली सिलेक्ट किया। इसको बोलते हैं बेटे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। पेपर में आएगा, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग में भी है, बीपीबी में भी है, कैप्लन में भी है, एग्जामिनेशन किट, मॉक टेस्ट, सभी जगह। इट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जी, देन 1 नंबर इन एवरी 100 विल बी सिलेक्टेड। मैंने एग्जांपल कहा, अज्यूम करते हैं मैंने एक एग्जांपल दिया आपके लिए कि भाई सैंपल साइज है 20,000 आइटम्स का। तो मैंने क्या किया, ब्लॉक बनाए 100 का, फिर 100 आइटम्स के 20,000 ब्लॉक बना दिए, या 1,000 आइटम के 20 ब्लॉक्स बना दिए, है ना। अब उस 1,000 में से सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको सेल्स इनवॉइस का दिया जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। तो बेटे मैंने क्या किया, उन सभी में से सिलेक्शन शुरू कर दी। तो 1,000 का पहले बनाया, मान लेते हैं 1,000 का प्लॉट बनाया, है ना, 1,000 का बना दिया, 2,000, फिर 3,000। इसमें से इस 1,000 में से मैंने एक इनवॉइस पकड़ी 1531। फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा 531 आएगी क्योंकि 1 से 1,000 है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने एक इनवॉइस नंबर पकड़ा 531, फिर मैं लूँगा 1531, फिर मैं लूँगा 2531। इट मीन्स द पॉइंट इज मैंने अलग अलग झुंड बनाया और उन झुंडों में से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। इसका नाम है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अभी कैप्लॉन से भी कराऊंगा। यार क्यों मूड खराब करते हो आप, पहले एक मेरी बात को सुन तो लो यार, आप कैसी बातें करते हो बेटे। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। व्हेन डिफरेंट लेयर्स और ग्रुप्स और इंटरवल्स इज बीइंग क्रिएटेड। अब देखिए सिस्टमैटिक में ये नहीं था, सिस्टमैटिक में आपने बस खाली एक ग्रुप्स बनाए, बट यहां पर डिफरेंट लेयर्स बना रहे हो और लॉजिकली बना रहे हो। So then it is named as, for selecting the sample, then it is popularly named as stratified sampling. Then it is named as stratified sampling. For example, मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे मैंने बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, आपको समझ आएगा। आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, यू वांट टू मैनेज, यू वांट टू सी कि हमारे यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं। इट मीन्स आपने जो क्रेडिट में सेल्स किया है, अभी भी रिसीवेबल्स कितना, मतलब हाउ मच मनी यू हैव टू कलेक्ट फ्रॉम योर डेटर्स, हाउ मच मनी देयर इज स्टिल टू कलेक्ट फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल्स, एंड हाउ मच इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बिकम बैड डेट्स। बैड डेट्स होने की संभावना कितनी है। तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे इनवॉइसेस को चेक नहीं करोगे, आप जो सैंपल बनाओगे उसका क्या करोगे, यू विल बी यूजिंग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आप पहले क्लास इंटरवल बनाओगे कि 1 से लेकर $500 तक की इनवॉइस, 501 से लेकर 2,000 तक डॉलर्स की इनवॉइस, और 2,500 से 2,001 से डॉलर से ऊपर तक की इनवॉइस। और ज़्यादा सैंपल आप यहाँ से लोगे क्योंकि बैड डेट अगर ज़्यादा कम वाले में हो तब इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स आप जब ग्रुपिंग्स बना रहे हो, लेयर्स बना रहे हो, तो आप एक माइंड यूज करके बना रहे हो एंड लॉजिकली यू आर प्रिपेयरिंग। सिस्टमैटिक में यू आर नॉट यूजिंग माइंड, ऐसे ही ग्रुप्स बना दी जनवरी फरवरी, क्या पता सेल ज़्यादा दिसंबर में होती हो। मैंने कहा जी आप जनवरी में फरवरी का एक झुंड बनाइए, मार्च का बनाइए, जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में किया। बट इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मैं लॉजिकली कहूंगा कि इतने अमाउंट की बड़ी इनवॉइस यहाँ पर आएंगी, वेदर इट इज इन जनवरी और इन नवंबर और इन अक्टूबर और इन दिसंबर। तो मैं ज़्यादा ध्यान, बिकॉज आई वॉन्ट टू जज कि कितने बैड डेट्स होने वाले हैं या हाउ मच इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स, तो मैं ज़्यादा बड़ी इनवॉइसेस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। आई विल बी टेकिंग मोर सैंपल्स फ्रॉम दैट। So it is named as stratified sampling. Stratified sampling, account receivables balance. It is named as stratified sampling. लिखेंगे तो अच्छा यार, मैंने एग्जांपल दिया है, कैप्लन में नहीं है, बीबीबी में नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। बेटे जनरली ना इलेक्शंस में
जनरली हम यूज़ करते हैं मल्टी स्टेज को। जैसे इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में, लंदन में, इंडिया में, तो हम सबसे पहले नेशनल पोल से देखते हैं, अज्यूम करते हैं कि बिफोर जनरल इलेक्शंस कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कॉमनवेल्थ जीतेगी, रिपब्लिक पार्टी जीतेगी, या बीजेपी जीतेगी, या कांग्रेस जीतेगी, या इमरान खान जीतेगा, या दूसरे शरीफ जीतेगा। इट मीन्स फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस पूरी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, उन स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फिर हम उसके और छोटे टाउन्स में जाएंगे, टाउन से सिटीज़ में जाएंगे, सिटी से रोड्स में जाएंगे। इट मीन्स आपने क्या किया, अलग अलग तरह की स्टेजेस बनाई। तो पहले आप अलग अलग स्टेट की पोलिंग कर लेंगे, मतलब आप यू विल फाइंड आउट द फीडबैक ऑफ द वोटर्स, देन यू विल गो इन द स्टेट्स। के बाद हम टाउन्स में आ जाएंगे, उसकी पोलिंग करेंगे, फिर हम सिटीज़ की पोलिंग करेंगे, फिर हम रोड्स की पोलिंग करेंगे। तो आप अलग अलग स्टेजेस में जब सैंपल निकालते हैं तो इसका नाम है मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब डाटा बहुत बड़ा होना यार, तो आपको मल्टी स्टेज सैंपलिंग यूज करनी चाहिए। तो आप पहले एक छोटी सी बात लिखेंगे, नहीं लिखते तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ पर एक बार दोबारा आ गया और आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट आई मीन वांट टू से इन रिगार्ड टू मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये देखिए जी, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब जो भी बात आपने मेरी सुनी है, मैंने एग्जांपल यहीं से लिया, बट द पॉइंट इज आपको जब लॉजिकली पता चल गया तो अब आप पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। क्या लिखा है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज ऑफन यूज इफ द पॉपुलेशन इज पर्टिकुलरली लार्ज। अब ध्यान रखना, आपको पेपर में आएगा मल्टी स्टेज, इट इज बेटर टू यूज दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इफ पॉपुलेशन इज लार्ज। सो मल्टी स्टेजेस व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, in selecting a sample for a national opinion poll of this step number 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 क्या होगा। Step number 1 will be, you will be selecting, the country is divided into areas or into counties, a random sample of that area is taken, states का area ले लेंगे ईच एरिया, फिर अब उस स्टेट के अंदर इट इज डिवाइड इनटू टाउन्स एंड सिटीज, तो उसका सैंपल भी ले लेंगे, उसमें से रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे। देन ईच टाउन और सिटी आई विल बी टेकिंग एंड रोड्स, उसका ले लेंगे। इट मीन्स आप अलग अलग मल्टी स्टेजेस बनाकर, मल्टीपल लेयर्स बनाकर, सारी लेयर्स की सैंपलिंग करके उसमें से आप सैंपल ले रहे हैं। इसका नाम है मल्टी स्टेज सैंपलिंग एंड डाटा इज वेरी हाई, वेरी बिग। ठीक है सर। क्लस्टर सैंपलिंग भी इसकी भाई बहन है, आप एक बार पढ़ लेना। कोटा सैंपलिंग, कोटा मतलब कि जैसे हम ये कहते हैं जी कि मेन को हमने कम से कम इतना कोटा होना चाहिए, वुमेन के लिए इतना कोटा होना चाहिए, ट्राइबल्स का इतना कोटा होना चाहिए, इसका इतना कोटा होना चाहिए। इट मीन्स द पॉइंट इज आई वांट टू से कि इट इज नेम्ड एज कोटा सैंपलिंग। आप देखिए क्या लिखा है, व्हेन कोटा सैंपलिंग द इंटरव्यू विल बी गिवन द लिस्ट comprising the different types of people to be questioned and number of quota for each type, 20 males, 15 females, 10 मेल्स, मतलब 10 मेल 55 से 60 के होने चाहिए, 20 फीमेल्स इस एज से होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले से ही कोटा बना दिया। जैसे गवर्नमेंट की जॉब्स होती है तो हम कहते हैं जी जनरल इतने मिलेगा, बैकवर्ड कोटा ये वाला है, अंडर दिस रिलीजन का इतना कोटा देंगे। इट मीन्स दैट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कोटा सैम्पलिंग। तो बेटे आई थिंक, मुझे लगता है मैंने आपको बात समझा दी है। आराम से टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लें, हम इसको देखेंगे क्या आप कुछ कर पा रहे हैं। ऊपर लिखा था एसेंस ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक का मतलब है बड़े भैया ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। Each element of the population has an equal chance of being chosen. Member of various data are selected by interviewers up to the predetermined limits. Even every nth number of population is selected. बेटे every element of one defined subsection of population is selected. आप देखिए इसमें कुछ ऐसा करते ही नहीं है। मुझे लगता है सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम रैंडम ही कर रहे हैं, ग्रुप्स बनाकर रैंडम कर रहे हैं, और उस ग्रुप में सभी की nth पॉसिबिलिटी है टू बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है सर। टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3। A sample is taken by dividing population to different age bands, and then age bands अभी बताया था, एज, मेल की एज अगर इतनी है तो यहाँ लेने, इतने बच्चे लेने, फीमेल्स अगर इस एज से इस एज का तो ये ले। इट मीन्स आई एम डिसाइडिंग कोटा। तो मुझे लगता है इसमें कोटा होने वाला है। आप आराम से एक्सप्लेनेशन देख लेना बेटे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो वो रियल लाइफ एग्जांपल से मैं जोड़ के बताता हूँ। तो आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है। आप ये आराम से 2-3 और कर लेना। मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ लास्ट पॉइंट में आ चुका हूँ बेटा, लेक्चर नंबर 3। बेटे चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ डाटा, बिग डाटा की बातें करेंगे। बिग डाटा मीन्स आजकल आप देखें, गूगल की बात करें अगर हम, है ना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। गूगल, पूरी दुनिया में गूगल यूज़ करते हैं। अच्छा, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं।
अच्छा कितने सारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छा कितने सारे यूट्यूब ने सबके चैनल्स बनाए हैं, अच्छा कितने सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इतना ह्यूज डाटा रोज आता जा रहा है, इतने ह्यूज वॉल्यूम में, और वेलोसिटी भी बड़ी तेज है। अलग अलग अपलोड कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में, फटाफट फटाफट फटाफट, वेलोसिटी कितनी तेज है, वैरायटी कितनी है, कोई तेलुगु कर रहा है, कोई हिंदी कर रहा है, कोई इंग्लिश कर रहा है, भूपेश आनंद ऐसी से। इट मींस ह्यूज डाटा इज कमिंग। आजकल अगर आप देखें, रेलवे सिस्टम को देखें, जुडिशियल सिस्टम को देखें, गूगल सिस्टम को देखें, नेटफ्लिक्स को देखें, बेटे आज सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपके पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। आप गूगल में डालो ना, हजारों वेबसाइट्स आ जाएंगी उस क्वेश्चन के लिए, क्वारा देखो, इन चीज़ों को देखो, तो आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगा। अब पॉइंट है कि आपको नहीं पता उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है, बट द पॉइंट इज उस डाटा को मैनेज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मुश्किल हो चुका है आज। तो मैं आज जो अभी बताने वाला हूं उसका नाम है बिग डाटा। अच्छा, पहली बात तो हम सीखेंगे कि बिग डाटा है क्या, दूसरी बात हम सीखेंगे कि बिग डाटा की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, अच्छा फिर तीसरी बात सीखेंगे उसकी प्रोसेसिंग के बाद उसका एनालिटिक्स कैसे करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि छोटी सी बात आप लिख लेंगे ना तो आपको और ज़्यादा लॉजिकली समझ आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। बेटे बेटे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ बेटे बिग डाटा के ऊपर लिखेंगे। बड़ा प्यारे प्यारे से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं यार, मैं चाहता तो कुछ भी ना बनाता, खाली आपको कैप्लॉन से बीबीपी से टिक टिक करा के बता देता। बेटे मैं टाई लगाकर खड़े होकर आपको समझाना चाहता हूं। तो आप लिखिए जी बिग डाटा। बिग डाटा, आपका भी चेहरा मैंने बड़ा सा बना दिया, बिग ACCA, मैंने लिखा जी बिग ACCA, बिग ACCA, बिग F2, बिग F5, आइए सर, लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा। आप सोचिए कितना बड़ा कलेक्शन ऑफ डाटा है रेलवेज का, कहाँ कहाँ से लोग बुकिंग कर रहे हैं, भीम ऐप का, ओला कैब्स का, उबर कैब्स का, आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन हो चुका है और इतने सारे डाटा उनके पास रोज आ रहे हैं, तो उसको मैनेज कैसे करें। कन्वेंशनल सिस्टम से मैनेज नहीं हो सकता। क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें करेंगे, सर्वर्स की बातें करेंगे। आज हम अपनी लेक्चर्स को क्या कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में डाल रहे हैं, क्योंकि इतना सारा डाटा रोज, इतनी रिकॉर्डिंग हो रही है, कहाँ लेकर जाएं। तो लिखेंगे जी पहले लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा टू रिवील द पैटर्न्स, लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा टू रिवील द ट्रेंड्स, लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा टू रिवील एसोसिएशंस। मतलब आपके पास इतना सारा डाटा है, आप जब तक उसको सबको इकट्ठा नहीं करेंगे, आपको उसका पैटर्न, उसका प्रेडिक्शन, उसका एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है। तो पहली बात ये समझ लीजिए, व्हेन आई से बिग डाटा इट मींस आपके माइंड में गूगल बाबा आना चाहिए। गूगल बाबा, गूगल बाबा। अब गूगल के कितने सारे फीचर्स हैं, कितने सारे यूजर्स हैं, कितनी सारी कंट्रीज हैं, तो गूगल बाबा के हिसाब से आप देखिए बिग डाटा। तो बिग डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड एज पर कन्वेंशनल मेथड। बेटे जब पुराना जमाना जो था ना, हार्ड डिस्क लेके रख देते थे, जमाना खत्म हो गया, पेन ड्राइव खत्म हो गई, हार्ड डिस्क खत्म हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें आ चुकी हैं बेटे। तो द पॉइंट इज उसको सेव करने का तरीका भी बदल गया, कन्वेंशनल सिस्टम बदल चुका है, नाउ इट इज कंप्यूटराइज सिस्टम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे मैंने कहा, अगर आपको किसी का कस्टमर बिहेवियर देखना है, जैसे अभी कोविड-19 को 5 साल हो चुके, तो कोविड-19 जब आया था तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पैटर्न्स थे, अलग अलग एज ग्रुप्स थे। पहले वेव 1 आई, फिर वेव 2 आई, फिर डेल्टा वेव आई, फिर ये वेव आई। उन सभी को पढ़ना, उन WHO ने क्या किया, उसके पास तो बिग डाटा था, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या। It means that is big data, and it is very important to save that, and we cannot save it with the help of conventional method, so we have to follow modern method. On the basis of that we can save it, and in understanding the following terrorist attacks। ठीक है सर, आइए जी। अब एक बात समझनी है कि मैं अभी बार बार कह रहा हूँ बहुत बड़ा डाटा, ये इट मीन्स बिग डाटा के कुछ फीचर्स हैं। जैसे आपको कहता हूँ, आप छोले भटूरे खाते हैं, तो छोले भटूरे के कुछ फीचर्स हैं, उसका कुछ टेस्ट का फीचर है, उसके साथ चने हैं, उसके साथ हरी मिर्च है, उसके साथ चटनी है, उसके साथ आलू है, उसके साथ भटूरे हैं। इट मीन्स दीज आर द फीचर्स। सिमिलरली व्हेन आई से बिग डाटा, 5 V's की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा जी, वॉल्यूम है, वैरायटी है, वॉल्यूम बहुत सारा है, इतना सारा आ रहा, आता जा रहा, वैरायटी है, वेलोसिटी है, बड़ी तेजी से आ रहा है, वैल्यू है, एंड इट इज वेरी 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 मच वैल्यूबल फॉर दैट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है डाटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर दैट। आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उससे, बिकॉज यू आर टेकिंग डिसीजन ऑन दैट बेसिस। तो वैल्यू, विरासिटी। तो बेटे 5
वीस लिखेंगे तो समझदार रहेंगे, आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने मॉक टेस्ट भी आपके सारे करके देख लिए, तो आप प्लीज लिखिए फॉर्मूलाज ऑफ बिग डाटा, वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वैल्यू एंड वेरासिटी। अभी हम देख लेंगे आपके उसमें से, कैप्लन में से, बीबी में से, कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। वैसे मैंने बता दिया है, वॉल्यूम तेज है, वेलोसिटी है, वेराइड है, डाइवर्सिफाइड है, तो 5 V's। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हम उसको एनालाइज करें, you know, that is named as big data processing or big data analytics, because then only I can see the trend, then only I can see the behavior, and then only I can take a decision. तो यहाँ लिख रहे हैं जी गूगल एनालिटिक्स, वेबसाइट ट्रैफिक, यूट्यूब व्यूज, गूगल ड्राइव सब्सक्रिप्शंस, इतनी सारी बातें हैं। इन सबको एनालाइज करेंगे तभी गूगल को पता चलेगा कि यूट्यूब में कोई नया फीचर लाना चाहिए या नहीं, यूट्यूब में कॉपी स्ट्राइक आई तो फिर क्या होना चाहिए। इट मीन्स देन ओनली दे कैन टेक द डिसीजन, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट। सिमिलरली एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, whenever you are you are at a stage of taking decisions and you are available with huge data, so you have to see that how to take decision from that big data analytics। तो आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपका रिलेशनशिप, आप कौन, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आपकी मोहब्बत किसके साथ है, उसके साथ है, किसके साथ, वो बिग डाटा के साथ। तो आपको यूज क्या आएगा, हाउ यू विल यूज दैट बिग डाटा, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। अगर आप बिग डाटा का हेल्प लेते हैं, एनालिटिक्स करते हैं, तो कुछ रिस्क तो होगा, तो हम उसको देखेंगे, रिस्क एसोसिएटेड विद बिग डाटा एंड रिस्क एसोसिएटेड विद बिग डाटा। आइए जी, मैं कैप्लॉन में लेके जा रहा हूँ। पहले हम एक बार कैप्लॉन देख लेते हैं और फिर आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि जो मैंने बताया ठीक है। बेटे there are several definitions of extremely big data, which is this: big data is a big buzzword। तो आई थिंक ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये 5 V's हैं। वॉल्यूम है, सुपरमार्केट का एग्जांपल दिया, मोबाइल फोन प्रोवाइडर का एग्जांपल दिया, ऑनलाइन रिटेलर का एग्जांपल दिया, सोशल मीडिया कंपनी का दिया। फीचर एक ही है वॉल्यूम, दूसरा फीचर है वैरायटी, तीसरा फीचर है वेलोसिटी, फोर्थ फीचर है वैल्यू, फिर वेरासिटी। अब इसकी प्रोसेसिंग जब करेंगे तो इसको बोलते हैं बिग डाटा एनालिटिक्स। एंड नाउ हाउ इट विल बी यूजफुल टू एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव टू रीड दिस, बिकॉज ये आपके पेपर में आएगा दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड बिग डाटा। बिग डाटा इज रेलेवेंट टू द मैनेजमेंट अकाउंटेंट नंबर ऑफ एस। बेटे आप जो बजट्स बना रहे हो, कैश बजट की बातें की, कैपिटल बजटिंग की बातें की हमने, कॉस्टिंग की बातें की। देखिए अभी तक जो भी चैप्टर्स किए उन सभी में इसका यूज है, वो बता रहे। देखिए कैसे it can help organization to understand the customer needs, behavior and preferences। क्योंकि अगर आप बिग डाटा आपके पास होगा और आप उसको देखेंगे तो आपको बिहेवियर पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा, एक्सपेक्टेशन पता चल जाएंगे, नीड पता चल जाएंगी। ठीक है जी। इट कैन इम्प्रूव फोरकास्टिंग, फॉर एग्जाम्पल the future spending or machine replacement cycles. It can help the organization to automate business processes. It can help to provide more detailed, relevant and up-to-date performance measurement। क्योंकि बिग डाटा से बेनिफिट्स बड़े सारे होने वाले हैं बेटे। आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट बढ़िया कर पाओगे, आप कस्टमर की नीड्स एक्सपेक्टेशंस मीट कर आपको पता चलेगा, एंड हेंस यू कैन टेक अ करेक्ट डिसीजन। एंड व्हेन यू कैन टेक अ करेक्ट डिसीजन, योर कॉस्ट विल मिनिमाइज, व्हेन योर कॉस्ट विल मिनिमाइज योर प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज, व्हेन योर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर विल बी मैक्सिमाइज, व्हेन योर अर्निंग पर शेयर विल बी मैक्सिमाइज sentiments will be strong, when your sentiments will be strong demand will increase and ultimately market price per share will increase। I think आप समझ रहे हैं, that is objective of management accounting जो हमने चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में किया था। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझ आ गया है कि व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू बिग डाटा। अब आप ये एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ट्रम्प है, फेसबुक है, डाटा है, इंस्टाग्राम है, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, रील्स हैं, फिल्म्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने A to Z सोर्सेज ऑफ डाटा में चैप्टर 14 में बता दिया है, लेक्चर 3 कंप्लीट कर दिया है। बेटे ये सारे चैप्टर्स इन्होंने अलग अलग बना दिए, वैसे इंटर रिलेटेड है। एनालिसिस, एनालिटिक्स ऑफ डाटा, अब हमने ये समझ लिया ना सोर्सेज ऑफ डाटा चैप्टर 14, तो चैप्टर 15 हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है जी, मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चो।